आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में और उसके महत्व के विषय में। उसका क्या परिणाम हुआ, प्रभाव क्या हुआ या महत्व क्या था, इस पर आज हम बात करेंगे। यद्यपि यह आंदोलन असफल रहा था, पूर्णतः सफल नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूर्णतः असफल भी नहीं था। बहुत सारे इसके दूरगामी परिणाम हुए थे। यह आंदोलन बहुत तीव्र आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट कर दिया था कि अब उनके दिन भारत में अधिक शेष नहीं हैं। अब दिन शेष नहीं रहे उनके भारत में। भारतीयों की मांगों की उपेक्षा अब नहीं की जा सकती। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि इस विद्रोह की आग में औपनिवेशिक स्वराज की सारी बात जल गई। भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता में कुछ कम नहीं चाहता। अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बड़ा भारी धक्का था। ईश्वरी प्रसाद के द्वारा अगस्त क्रांति की तुलना बास्तील के पतन, जैसा कि फ्रांस में हुआ था, बेस्टील का किला पतित हुआ था, तथा रूस की अक्टूबर क्रांति से डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद करते हैं, तुलना करते हैं। इस आंदोलन का महत्व अथवा परिणाम, क्या क्या परिणाम हुआ था। परिणाम में दुष्परिणाम भी आते हैं, अच्छे बुरे। महत्व में केवल अच्छी बातों की चर्चा की जाती है, तो हम दोनों के बारे में एक साथ बात कर रहे हैं, परिणाम और महत्व। पहला परिणाम था, धन जन की अपार हानि हुई थी। हजारों आंदोलनकारियों को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। बड़ी मात्रा में सार्वजनिक संपत्ति को आंदोलनकारियों ने समाप्त किया। सार्वजनिक संपत्ति पर अंग्रेजी सरकार ने कब्जा कर लिया। इन सब पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इस प्रकार अपार जन और धन की हानि हुई। धन की हानि या इसकी जो हानि हुई थी, उसके पीछे आंदोलनकारियों का भी हाथ था। रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए गए थे। तार की जो लाइनें बिछी हुई थी, उनको उखाड़ दिया गया था। थाने, पोस्ट ऑफिस, ये सब में आग लगाए गए थे, तोड़ फोड़ की गई थी। तो इस तरह से जन और धन की अपार क्षति हुई थी। भारतीय समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया था इस आंदोलन के साथ। अब तक जो स्थानीय समस्या थी, भारतीय समस्या थी, अब वो केवल भारत की नहीं रही। अब वो समस्या अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी थी। चांग काई शेक ने सपत्नीक भारत भ्रमण किया था। भारत वो आए थे। उन्होंने मार्मिक अपील की थी भारतीय जनता से कि वो विश्व युद्ध में उनका साथ दें, मित्र राष्ट्रों का साथ दें। इसकी अपील उन्होंने की थी। फिर अमेरिका, रूजवेल्ट ने भी, और अपील की गई उनके द्वारा। तो इस तरह अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। मित्र राष्ट्रों में पूरी ये चर्चा का विषय था कि भारत पर, क्योंकि जापान का आक्रमण आशंकित था, संभावित था कि आक्रमण हो सकता है, इसलिए ये सारी कवायद की जा रही थी। नहीं तो चर्चिल घोर साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वह भारत को किसी भी प्रकार के अधिकार देने के पक्ष में नहीं था। जब वह प्रधानमंत्री बना था तो उसने कहा था कि मैं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं भारत को आज़ाद कर दूँ या इंग्लैंड को साम्राज्य विहीन कर दूँ। चांग काई शेक ने इसी प्रकार से लिखा था। भारत भ्रमण के पश्चात, आने के पश्चात, अंग्रेजों के लिए सबसे श्रेष्ठ नीति यह है कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय जनमत को इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत किया। यहाँ तक कि इंग्लैंड की जनता भी अब वह मानने लग गई थी कि भारत को स्वतंत्र करना चाहिए या अधिकार देना चाहिए। इसी प्रकार से चीन में भी, इसी प्रकार अमेरिका में भी। इस तरह से ये जो समस्या थी, यह अब अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो गई और सभी देशों ने भारत के विषय में चिंता व्यक्त करनी शुरू की। और विशेषकर तो जैसा मैंने कहा, कारण था कि जापान के आक्रमण का भय था और हार के भय से क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। इस पे हम और आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो भारत की जो समस्या थी, स्वाधीनता की समस्या थी, जनता के अधिकार की समस्या थी, यहाँ पर जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, ये अब अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में सबके सामने आ गई, या इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया। इंग्लैंड का जनमत भी भारत के पक्ष में हो गया। अनु सिंह लिखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र और स्वयं इंग्लैंड में भी
जनमत का दबाव इतना सशक्त था कि अंग्रेजों के लिए युद्ध के बाद भारत को स्वाधीनता से वंचित रखना कठिन मालूम होने लगा। जनता लगातार वहाँ भी मांग कर रही थी, यद्यपि अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसलिए जनता का ज़्यादा दबाव नहीं था, उनका ध्यान भी पूरी तरीके से अपने देश के युद्ध में लगा हुआ था, किंतु जनमत बहुत तेज़ी के साथ परिवर्तित हो रहा था। भारत की स्थिति का ज्ञान इंग्लैंड को, यहाँ तक कि चीन की जनता को भी और विशेषकर अमेरिका की जनता को था। तो इंग्लैंड का जनमत अब भारत के पक्ष में आ गया, ये इसका महत्व था। अभूतपूर्व जन जागृति आई, क्योंकि आंदोलन बहुत तीव्र चला और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। ये नारा युवा वर्ग के अनुकूल था। अब तक महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते थे, यद्यपि अभी भी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, कि महात्मा गांधी दुविधाग्रस्त थे। उनकी बातों से, उनके भाषण से और वो जो चाहते थे, दोनों में बड़ा अंतर दृष्टिगोचर होता है। किंतु जब महात्मा गांधी ने कहा कि करो या मरो, उसका युवा वर्ग ने अपना एक अर्थ निकाला, चाहे महात्मा गांधी का अर्थ रहा हो या ना रहा हो। उसके कारण बड़ी तीव्रता से ये आंदोलन चला और जब तोड़ फोड़, मार काट की स्थितियां निर्मित होती हैं, तो बड़ी तेजी से ये समाचार पूरे देश में फैलने लगा था और जन जागृति आई थी। ये अब स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज विदेशी हैं और उनको भारत में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट था लोगों को कि ये हमारे विरोधी हैं, इनको इस देश में नहीं रहना चाहिए, हमारे देश के नहीं हैं। इस तरह की अभूतपूर्व जागृति आई थी और हमने इस आंदोलन के बारे में चर्चा करते हुए बात कही भी थी कि सेना में और पुलिस में भी अब ये भावना आ गई थी कि विदेशी हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं वो हमारे देश के हैं। उन्होंने गोपनीय रूप से सहायता करनी शुरू कर दी थी। यदि यही सहायता प्रत्यक्ष हो जाती, यदि वे स्वयं सेना को और पुलिस को छोड़कर अपने देश के लिए लड़ते, तो और भी शीघ्र भारत आज़ाद हो जाता। तो इस तरह से अभूतपूर्व जन जागृति हम देखते हैं और इस आंदोलन के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि अब अंग्रेज भारत में नहीं रह सकते। सफल आंदोलन था, यद्यपि यह आंदोलन अपने लक्ष्य में त्वरित रूप से पूर्णतः सफल नहीं हुआ, किंतु ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया, ढके तौर पर स्वीकार किया गया। यह मान लिया गया था कि भविष्य के हालात पर नियंत्रण करके ब्रिटिश सत्ता के पास अब दमखम नहीं रह गया कि वो भारतीयों पर कंट्रोल कर सके। ब्रिटिश शासन के दिन अब भारत में लद चुके हैं, ये बात उनको स्पष्ट हो गई थी। तो इस रूप में इस आंदोलन को सफल आंदोलन कहा जाएगा। तुरंत इसके परिणाम हमको नहीं दिखे, लेकिन बहुत शीघ्र भारत स्वतंत्र हुआ। मुस्लिम लीग के महत्व में वृद्धि हो गई। इस आंदोलन ने मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव को बहुत बढ़ा दिया, उनके महत्व को बढ़ा दिया। और उसका कारण ये था कि कांग्रेस खुलकर अंग्रेज सरकार के विरोध में थी। जब भी ऐसा कोई विरोधी आता है, तो दूसरा पक्ष अपना मित्र खोजता है और उनका मित्र स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना दिख रहे थे। स्वाभाविक रूप से उनका महत्व बढ़ा। उनकी जो मांग थी पाकिस्तान की, उसको अंग्रेज़ों ने महत्व देना शुरू किया, क्योंकि उनके संकट के दौर में जब विदेशी शत्रुओं के साथ उनको जूझना पड़ रहा था, इस देश के भीतर में भी भारतीय और कांग्रेस के लोग उनका विरोध कर रहे थे। इन परिस्थितियों में मुस्लिम लीग ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका साथ दिया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से अंग्रेज़ों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान और मुस्लिम लीग महत्वपूर्ण हो गए थे। इनका महत्व बढ़ गया। पूर्ण स्वाधीनता के अतिरिक्त अन्य मांगें अस्वीकृत। अब भारतीयों के लिए पूर्ण स्वाधीनता को छोड़कर अंग्रेजों भारत छोड़ो के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। वो छोड़ के जाएं, चाहे किसी भी परिस्थिति में छोड़ें, किंतु भारत से दूर जाएं। भारत में उनको रहने का अधिकार नहीं है। ये भावना भारतीयों के मन में दृढ़तापूर्वक स्थापित हो चुकी थी। इसके पहले के आंदोलन, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन में या असहयोग आंदोलन में, भारतीय मांग जरूर करते रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, लेकिन फिर भी भारतीय या कांग्रेस इसी बात से सहमत हो गए थे कि जब इरविन ने समकक्ष होकर बैठकर बात करने की बात की या औपनिवेशिक स्वाधीनता दी जाएगी, उस झुंझुने से ही संतुष्ट हो जाते थे। किंतु अब भारतीयों को औपनिवेशिक
जो स्टेटस था डोमिनियन स्टेटस दे के शांत नहीं किया जा सकता था। ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब केवल पूर्ण स्वाधीनता, केवल अंग्रेज भारत छोड़े, इसके अलावा कोई समझौते की बात नहीं थी। अंग्रेजों हेतु प्रशासनिक संकट प्रशासनिक संकट उनके समक्ष उत्पन्न हुआ। कारण था चित्तू पांडे ने जैसे बलिया में किया, कलेक्टर के पूरे अधिकार जो होते हैं उसका उपयोग उसने करना शुरू किया। सरकारें बन गईं, स्थानीय सरकारें बनी, सतारा में, तामलुक में इसी प्रकार की स्थानीय सरकार की स्थापना कर दी गई। जनता के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई, भारतीयों को आत्मविश्वास में वृद्धि हुई कि हम शासन कर सकते हैं, पूरा शासन हम चला सकते हैं, पूरे जिले की प्रशासनिक स्थितियों पर नियंत्रण कर सकते हैं। इस तरह से अंग्रेजों के समक्ष प्रशासनिक संकट उत्पन्न होना शुरू हुआ। नवीन राजनीतिक संदेश इस आंदोलन में दिया गया, आप सभी जानते हैं। महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से दो संदेश दिए थे, एक करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। बहुत प्रसिद्ध हुए थे। करो या मरो का नारा, जैसे मैंने कहा था कि जनता भीतर से अंग्रेजों से भिड़ जाना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी उनको रोकते रहे थे। जैसे उन्होंने कहा करो या मरो और उसके बाद उनको जेल की सज़ा हो गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जनता ने उसका सीधा अर्थ निकाला कि अब मारो काटो, तोड़ फोड़ करो, अब पीछे मत हटो, किसी भी रूप में स्वाधीनता प्राप्त करो। गांधी जी ये कहना चाहते थे और वास्तव में कहना वही चाहते थे, लेकिन भीतर से उनका जो आदर्श था, आदर्श और व्यवहार के बीच में महात्मा गांधी झूल रहे थे। व्यवहार ये कहता था कि बिना बिना पाशविक बल के, बिना संघर्ष किए, बिना लड़े, बिना मार काट किए अंग्रेजों को भारत से नहीं भगाया जा सकता, जबकि उनका आदर्श उनको कहता था कि नहीं, अहिंसावादी होना चाहिए। तो ये बीच में उनका द्वंद्व था, किंतु जनता ने उसका स्पष्ट संदेश माना और उन्होंने संघर्ष किया। तो नवीन राजनीतिक संदेश था, ये इसका महत्व था। नवीन महिला नेतृत्व का उदय हुआ। अरुणा आशापली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता जैसे महिला नेत्रियां सामने आती हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन को उनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। इसके अलावा नवीन नेतृत्व का भी उदय कांग्रेस में हुआ। केवल महिलाओं के क्षेत्र में नहीं, पुरुष भी नए आए। इन नेताओं में जो वैकल्पिक नेतृत्व किया था जिन लोगों ने, भूमिगत आंदोलन, ज़्यादातर समाजवाद, कांग्रेस के समाजवादी धड़े से संबंधित थे। इनमें अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आर.पी. गोयनका, बीजू पटनायक जैसे नेता थे। अब तक इनका नाम सुनने को नहीं मिलता था क्योंकि बड़े नेता थे। महात्मा गांधी थे, पंडित नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इनके नाम सुनने को मिलते थे। सरदार पटेल थे, जिन्ना का नाम, इस तरह से राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के नाम, अबुल कलाम आज़ाद, ये इस तरह के नाम हमको सुनने को मिलते थे। किंतु अब नए नाम, नया नेतृत्व, जो वैकल्पिक नेतृत्व के रूप में, यदि ये बड़े नेता ना रहें तो ये भी नेतृत्व कर सकते हैं, ये इन्होंने स्पष्ट किया। तो नवीन नेतृत्व हमको देखने को मिलता है। क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी के करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो जो संदेश दिया गया था, मैंने कहा था कि युवा वर्ग इससे बड़ा उद्वेलित हुआ, बड़े प्रसन्न हुए हो। उनको लगा कि अब महात्मा गांधी समझ गए, अब वो हमारी भाषा बोल रहे हैं। स्वाभाविक रूप से युवा वर्ग में आक्रोश अधिक होता है और उनके भीतर क्रांतिकारी भावनाएं अभिलोरी मारने लगी थी। स्पष्ट रूप से उनको ये लगा कि अब पूरा भारत एक हुआ है। अब तक महात्मा गांधी और इतनी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी थी उसकी विचारधारा अहिंसा, प्रार्थना पत्र, निवेदन, इस पर ही चल रहा था। अधिकतम अनशन करके बैठ जाना या लाठी चार्ज कर रहे हैं तो चुपचाप सिर झुका के सिर फोड़वा लेना, हाथ पैर तोड़वा लेना, ये सब इनको स्वीकार नहीं था। जब ये संदेश महात्मा गांधी ने दिया तो उससे क्रांतिकारी गतिविधियां प्रोत्साहित हुई। भूमिगत आंदोलन ने भी इस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। अगला था भारतीय सेना और पुलिस पर भी प्रभाव पड़ा था। अब तक हमने ये देखा था कि पुलिस बिल्कुल विरोधी बनी रहती थी, सेना बिल्कुल विरोध में आंदोलन की चलती थी, लेकिन अब हम देखते हैं इस आंदोलन में कि सेना और पुलिस की सहानुभूति आंदोलनकारियों के साथ थी। उन्होंने आंदोलनकारियों को छिपाया, शरण दी, गोपनीय सूचनाएं दी, भोजन दिया
और साथ में आर्थिक मदद भी दी। सरकार क्या करने वाली है, इसकी जानकारी भी इन तक पहुंचा दी गई। इस तरह से भारतीय सेना और पुलिस की जो मानसिकता अब तक थी, उसमें बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं। और इस बात को अंग्रेज समझने लगे थे। और जब उन्होंने देखा कि भारतीय सेना में भी अब विद्रोह फैल गया है, 1946 में जो विद्रोह हुआ, नौसैनिक विद्रोह, अंग्रेजों ने बिल्कुल समझ लिया कि अब उनको तुरंत देश छोड़ना चाहिए। जिस बात पे मैं बार बार जोर देता हूँ कि यदि राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी और जितने नेता थे, उन्होंने केवल एक काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया होता कि सेना और पुलिस को अंग्रेजों से तोड़ लिया जाए, वो भारतीयों के पक्ष में खड़े हो जाएं, तो केवल एक दिन या एक रात में भारत आज़ाद हो जाता। क्योंकि अंग्रेज पाशविक बल को समझते थे, पशुवत बल, केवल शारीरिक शक्ति, केवल सैनिक शक्ति, उसी पर वो भरोसा करते थे, उसी से वो डरते थे। यदि ये हो जाता तो अंग्रेज कुछ मांग करने की आवश्यकता नहीं थी, वो अपना स्वार्थ छोड़ के यहाँ से भाग जाते। तो ये मानसिकता में परिवर्तन आ रहा था सेना और पुलिस के, और इस बात को अंग्रेज भली भांति समझ रहे थे। और इसीलिए उन्होंने 1948 के स्थान पर 1947 में ही जल्दी देश छोड़ के भागे, विभाजन किया और भाग निकले, क्योंकि उनको कोई फर्क उससे नहीं पड़ता था। तो भारतीय सेना और पुलिस पर बड़ा प्रभाव पड़ा, उनकी मानसिकता बदल गई। भारत विभाजन की पृष्ठभूमि हम देखते हैं। इस आंदोलन ने भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पूरी तरह से तैयार कर दी। आंदोलन तो पहले से ही चल रहा था पाकिस्तान का, किंतु इस आंदोलन में महात्मा गांधी और कांग्रेस अंग्रेजों के विरोध में खड़े थे, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेजों के पक्ष में, पाकिस्तान की मांग के साथ। स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों का ध्यान मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी पाकिस्तान की मांग की ओर गया, और एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि जिन्ना को अलग पाकिस्तान दिया जाएगा। तो ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई, और स्पष्ट रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में स्पष्ट विरोध पहले से ही था, किंतु विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे ही कांग्रेस मंत्रिमंडल 1939 में त्यागपत्र देता है, मुक्ति दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, कांग्रेस के नेता गिरफ्तार होते हैं तो बड़ी खुशी जाहिर करते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। पूरी तरीके से राष्ट्रीय धारा से अलग हो गए थे, पूरी तरह से पाकिस्तानी हो गए थे। पाकिस्तान की मांग को लेकर के ही उनका ध्यान केंद्रित था, किसी भी रूप में भारत के साथ वो नहीं रहना चाहते थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत उनके रग रग में पहुंच चुका था, और इस आंदोलन ने उसको और बढ़ा दिया। तो भारत विभाजन की पृष्ठभूमि इस आंदोलन से स्पष्ट हो चुकी थी। इसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ये स्पष्ट हो चुका था, अंग्रेजों को भी स्पष्ट हो चुका था कि अब वो भारत में ज़्यादा दिन शासन नहीं कर सकते। भारतीय स्वतंत्रता के लिए पूरी पृष्ठभूमि इसने तैयार कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के समय भी भारतीयों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। कांग्रेस, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, किंतु उसके बदले भारतीयों को कुछ नहीं मिला था। द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर भी ऐसा ही चाहते थे, किंतु महात्मा गांधी और कांग्रेस ने खुले तौर पर अंग्रेज सरकार का विरोध किया और मांग की कि हमको अधिकार आप पहले दें, भारत को स्वतः स्वाधीन करें, पूरा भारत आपके साथ खड़ा होगा। इस तरह से स्वाधीनता के लिए पूरी तरीके से भारतीय कटिबद्ध थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, इस आंदोलन की अग्नि में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग भस्म हो गई। भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना लगभग निश्चित हो गया। यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद के लिए तीव्र आघात था। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार लिखते हैं, विद्रोह को असफल भले ही कहा जाए, लेकिन यह सत्य है कि 5 वर्ष बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति इन असफल आंदोलनों का ही परिणाम थी। जिसको असफल कहा जाता है, इन्हीं आंदोलनों का परिणाम थी, ये उन्होंने कहा है। तो ये भारतीय स्वाधीनता की पृष्ठभूमि भी तैयार हो गई थी। तो ये महत्व या प्रभाव या परिणाम कहा जा सकता है, दूरगामी परिणाम हुए। स्पष्ट तौर पर कहें तो भारत की स्वाधीनता और पाकिस्तान या जो भारत का विभाजन हुआ था, उसके लिए पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। अब केवल नाटक खेला जाना था। किरदार पूरे तय थे कि मोहम्मद अली जिन्ना,
पाकिस्तान, दूसरी ओर कांग्रेस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, इनके नेतृत्व में इसको स्वीकार किया जाना और पाकिस्तान का बनना, भारत का स्वतंत्र होना, ये सारी बातें इस आंदोलन के साथ ही तय हो चुकी थीं और ऐसा ही हुआ। तो ये महत्व, प्रभाव या परिणाम था भारत छोड़ो आंदोलन का।